Hi everyone, welcome to this video. This is आरती मिश्रा, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स के बारे में। ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट ऑफ 1857 होने से पहले कई सारे सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स हो चुके थे। इन सभी को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, जो हमें ये बताते हैं कि अलग अलग इलाकों से कौन कौन से ग्रीवेंसेस और डिमांड्स थे और क्यों ये लोग रिवोल्ट कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यू लेसन को। जैसे कि आप जानते हैं कि हम स्पेक्ट्रम की जो हमारी बुक है उसे कवर कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग्स हैं जिन्हें आज हम जानेंगे, जिसमें आज हम लोग सन्यासी रिवोल्ट के बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही थी। लेकिन ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिजेंटमेंट है अगेंस्ट द कंपनी रूल, ये क्यों राइज हुआ, कारण क्या है और क्यों ये जो है इतनी बुरी तरीके से कंपनी के दुश्मन बन चुके थे। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर्स की बात करेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लोगों ने अपराइजिंग शुरू किया। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। अगर हम मेजर फैक्टर्स की बात करें तो वो कंपनी का जो रूल है और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके कारण था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स थे वो बहुत ही हार्श थे और वो बिल्कुल भी फार्मर्स के अगेंस्ट थे। अगर आप समझे तो वो फार्मर्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। एक तो टैक्सेस का काफ़ी हैवी बर्डन था और दूसरी तरफ फार्मर्स को कहीं से कोई सपोर्ट भी नहीं दिया जाता था कि वो अपनी इम्प्रूवमेंट्स करें। इतने बड़े डेट ट्रैप में जब फार्मर्स फंस जाते थे तो उनकी हेल्प के लिए ना ही कोई रेवेन्यू फार्मर्स आ रहे हैं, ना ही कोई ज़मींदार आ रहे हैं, ना खुद ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। तो अलग अलग प्रकार के नए नए टैक्सेस उनके ऊपर डेली बेसिस पर लगाए जाते थे। ऊपर से कई बार जब वो लोग टैक्स नहीं पे करते थे तो पीजेंट्स को उनकी लैंड से ही निकाल दिया जाता था और ट्राइबल लैंड्स को भी जब्त किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन रूरल सोसाइटी में कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा था और इसीलिए बहुत सारे मिडल मैन्स के चलते लोग अपने ग्रीवेंसेस और डिमांड्स को ईस्ट इंडिया कंपनी तक नहीं पहुंचा रहे थे, क्योंकि कई सारे इंटरमीडियरी रेवेन्यू कलेक्टर्स आ चुके थे जो कि कहीं ना कहीं टीनेंट्स हैं या मनी लेंडर्स हैं या ज़मींदार हैं। तो अब क्या हुआ कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ट्राइबल लैंड्स को कब्जा किया जा रहा है और इसी की वजह से ट्राइबल लोगों के पास अपनी रहने के लिए या अपनी जो भी व्यवस्था है उसको चलाने के लिए ज़मीनें नहीं बची। उनका खुद का जो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर होल्ड होता था या फॉरेस्ट लैंड पर जो उनका एक आधिपत्य था, अब वो ख़त्म होता जा रहा था। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के साथ आगे बढ़ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़ लगाते थे इंडियन इंडस्ट्रीज़ पर, क्योंकि भारत का अगर कोई सामान बनाने की कोशिश भी की जाए या अगर वो बन करके तैयार भी हो जाए तो उस पर इतना ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़ लगती थी, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगते थे, इतना ज़्यादा टैरिफ लगाया जाता था कि फिर वो चीज़ें बहुत महंगी हो जाती थी और फिर वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाती थी। स्पेशली अगर आप एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ की बात करें तो ये लगाना ही नहीं चाहिए। कोई भी देश अगर अपना सामान बाहर भेज रहा है तो उस पर अगर हम एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगा देंगे तो सामान और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, जिसके कारण इंडियन हैंडलूम्स बिल्कुल डिवास्टेशन में चले गए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई और कई सारे लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी यही एक काम करना जानते थे और कर रहे थे, अब उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। ऐसे में पूरी तरह से इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रक्शन हो गया, जिसके कारण जो माइग्रेशन है वर्कर्स का एक इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर की तरफ हम देखते हैं और जो प्रेशर है ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर लोग जब कोई काम नहीं मिल रहा है तो ऐसे में उन्हें एग्रीकल्चर के अलावा कुछ और सहारा नज़र नहीं आया। उन्हें लगा कि जब हमारे पास कोई जॉब ही नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो फिर ऐसे में एग्रीकल्चर की फील्ड में एक लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हुआ। सभी लोगों ने खेती शुरू कर दी क्योंकि और कोई उनके पास चारा नहीं था। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि क्या कॉजेज़ थे। अब बात करते हैं सबसे पहले सन्यासी रिवोल्ट की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग था और ये हुआ था फेमाइन की वजह से। तो 1763 से 1800 के बीच की ये बात है। तो देखिए होता क्या है कि आप तो जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो भारत के लोग हैं या भारत के जो किसान हैं उनकी क्या हालत है। उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कभी नहीं की जाती थी और चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें बस अपने टैक्सेस से मतलब होता था और किसी चीज़ से नहीं।
तो बहुत ही डिजास्टरस फेमाइन आया था। फेमाइन क्या होता है? ये एक प्रकार की भुखमरी होती है जो कि लॉस ऑफ क्रॉप्स की वजह से हो सकती है। जैसे कभी फ्लड आ गया हो, कभी ड्रॉट पड़ गया हो, कभी सूखा पड़ गया हो, या कभी मॉनसून का फेलियर हो गया हो, कोई भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लॉस हो जाता है। तो डिजास्टर्स फेमाइन जो है आया 1770 में, और बहुत ही हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर इस बीच में ब्रिटिशर्स की तरफ से आ रहे थे। ब्रिटिशर्स इतना सब कुछ जानने के बावजूद बार बार ईस्टर्न इंडिया के सन्यासियों को ये कंपेल कर रहे थे कि वो जो है टैक्सेस दें टाइम पर, उनको जो है टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो उनके राइट्स छीन लिए जाएंगे। तो फिर वो लोग लड़ने लग गए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। तो ओरिजिनली ये लोग वैसे पीजेंट्स ही हैं, और कुछ ऐसे पीजेंट्स हैं जिनकी ज़मीनें छीन भी ली गई थी। अब ये लोग जो सन्यासी हैं, इन्होंने कई सारे छोटे छोटे ज़मींदारों के साथ, सोल्जर्स जिनको निकाल दिया गया था, और रूरल पुअर लोगों के साथ मिल करके एक रिवोल्ट शुरू किया। इन्होंने कंपनी की फैक्ट्रीज पर रेड किया और उनकी ट्रेजरी को लूटा, और साथ ही साथ कंपनी की फोर्सेस से लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हुआ क्या, इससे क्या फ़ायदे हुए और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? जब इन्होंने कंपनी की फैक्ट्रीज़ को रेड करना शुरू किया और कंपनीज की फोर्सेस से लड़े, तो ये एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। इसमें वॉरेन हास्टिंग थे जिन्होंने सन्यासियों को दबाने की कोशिश की, और इसमें हम देखते हैं कि सन्यासी रिवोल्ट में हिंदुओं और मुस्लिमों का इक्वल पार्टिसिपेशन था। इस अपराइजिंग में इतना तेज़ी से ये अपराइजिंग हुआ कि इसको इसीलिए फ़कीर रेबिलियन भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, सन्यासी एक वर्ड हिंदुइज्म से रिलेट करता है, फ़कीर जो है वो मुस्लिमों से रिलेट करता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे? सबसे पहले मजनू शाह, जो कि मंजू शाह के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मजनू शाह थे, चिराग अली थे, मूसा शाह थे, और भवानी पाठक थे। इसके अलावा देवी चौधरानी भी थी। ये सब इनके इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे। इसमें देवी चौधरानी का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के सिलेबस में वुमेन पार्टिसिपेशन को भी हाईलाइट करके लिखा गया है, और इसीलिए महिलाओं के रोल को अलग से समझना और याद रखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो जो देवी चौधरानी जी थी, इनका पार्टिसिपेशन महिलाओं के रोल को एक अर्ली रेजिस्टेंस के रूप में दिखाता है। और इसके अलावा आनंद मत, एक सेमी हिस्टोरिकल नॉवेल जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, वो खुद सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर ही बेस्ड है। इसके अलावा बंकिम चंद्र जी ने जो ये नॉवेल लिखी थी, इसमें देवी चौधरानी जो है उनके ऊपर भी इन्होंने बातें की हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि देवी चौधरानी ने कितने तेज़ी से लड़ाई लड़ी, और ये कहीं ना कहीं वुमेन इम्पॉर्टेंस को दिखाता है कि वो भी एक विदेशी सभ्यता के खिलाफ लड़ने के लिए आई है, और कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ को जो थ्रेट था ब्रिटिशर्स के आने की वजह से, उसके खिलाफ आवाज़ उठती हुई नज़र आ रही है। ये सिविल अपराइजिंग काफ़ी लंबी चली और काफ़ी लंबे समय तक इसके अंतर्गत लड़ाइयाँ हुई, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अंत में ब्रिटिशर्स सबको सप्रेस कर देते थे और एरियाज़ को कंट्रोल कर लेते थे, जो कि यहाँ पर भी हुआ। इसके अलावा हमें मिदनापुर और धलभूम में भी 1766 से 74 के बीच में रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये धलभूम का इलाका है। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए, हुआ ये कि नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को अंग्रेज़ों ने 1772 में लागू किया, जिसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नर्स जो थे उनके पास काफ़ी सारे राइट्स थे। तो इनके गवर्नर थे वेंसीटाट, और इन्होंने जो है कहा कि जो ज़मींदार हैं मिदनापुर के, वो कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो किसानों के साथ नहीं जाएंगे, रैयत के साथ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो मिदनापुर के ज़मींदारों के साथ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने किसानों का साथ दिया और किसानों के हक में लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ इंग्लिश रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिशियल्स थे, जो कि समय पर रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए बार बार आकर के ज़मींदारों को प्रेशराइज करते थे। ऐसे में धलभूम, मनभूम, रायपुर, हाशेट, झातीबुनी, करनागढ़, बागरी जैसे इलाकों में जितने भी ज़मींदार थे, उन्होंने इसके बारे में आवाज़ उठाई और कहा कि हम बहुत बड़े ज़मीन के मालिक हैं। एक बहुत बड़ा जंगल महल जो कि वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ वेस्ट मिदनापुर में आता है, उसको कवर कर रहा था, और इन सारे इलाकों को अल्टीमेटली छीन लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और इसीलिए ज़मींदारी के जो राइट्स थे इन ज़मींदारों से छीन लिए गए थे।
तो ज़मींदारों की जब राइट्स को 1800s में छीन लिया गया तो ज़मींदारों के पास कोई चारा नहीं बचा कि वो कैसे इन चीज़ों को संभालें और कैसे इनके खिलाफ काम करें। तो इसीलिए इस अपराइजिंग में सभी इम्पॉर्टेंट लीडर्स आए, जैसे कि दामोदर सिंह आए, जगन्नाथ थाल आए। पर यहाँ पे भी वही सेम कहानी हुई, इधर भी इन लोगों को सप्रेस कर दिया गया और एरिया को कंट्रोल कर लिया गया। इसके अलावा रिवोल्ट ऑफ मोया मेराज, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोया मारियाज जो थे ये लो कास्ट पीजेंट्स थे। एक तो वैसे ही इनके पास कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी था। तो इन लोगों ने अनिरुद्ध देव की टीचिंग्स को फॉलो किया था। अनिरुद्ध देव जो कि 1553 से 1624 के बीच में रहे। तो ये जो मोया मारियाज थे ये भटियापुर के इलाके को अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं और रंगपुर जो आज बांग्लादेश का इलाका है, रंगपुर और झोरट को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था यहाँ पे अपराइजिंग की। हालांकि जो अहोम किंगडम था वो इस रिबेलियन में सरवाइव कर जाता है और राजा बने रहे, लेकिन कहीं ना कहीं किंगडम भी बहुत कमज़ोर हो गया था और बर्मीज़ इन्वेशन के कारण यहाँ पे काफ़ी अटैक्स हो रहे थे और फाइनली फिर ये इलाका ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में आ गया था। तो ये जो रिवोल्ट था इसे भी 1799 में सप्रेस कर दिया गया था। इसके अलावा सिविल अपराइजिंग हमें गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में भी देखने को मिले। यहाँ पे हैने करके सिक्योर करके इन्होंने एक इजारा सिस्टम शुरू किया था। तो इजारा सिस्टम में ये होता है कि जब कोई किसान खुद अपनी ज़मीन पर खेती ना करे तो वो रेंट पर उस ज़मीन को दे सकता है। तो गोरखपुर और बहराइच के इलाके में यहाँ पर 22 लाख रुपीस का एक साल में इन्होंने इजारा सिस्टम शुरू किया। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं आपको 22 लाख रुपए दूंगा और बदले में यहाँ पर खेती करूँगा। अब जो ज़मींदार और कल्टीवेटर्स थे उनको लगा कि उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं जहाँ पे उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो 1781 में इन लोगों ने अपराइजिंग शुरू की और सभी लोग जो हैने के सबॉर्डिनेट थे और उनसे जुड़े हुए ऑफिसर्स थे उनको मार दिया गया और ज़मींदारी राइट्स को वापस छीनने की कोशिश की गई बाय द गुरिल्ला फोर्सेस। हालांकि ये रेबेलियन भी सप्रेस हुआ, हैने को डिसमिस कर दिया गया और इनकी इजारा सिस्टम को भी रिमूव कर दिया गया था। इसी प्रकार के कई सारे और भी रिवोल्ट्स और सिविल अपराइजिंग्स हुए थे जिन्हें हम आगे जो है आने वाले लेसन में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ आज के लिए इतना ही, और अगर इनमें से कहीं आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। याद रखिए टॉप 10 मेरा रेफरल कोड है जिसके साथ आप 10% डिस्काउंट ले करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी एक न्यू ईयर डिस्काउंट शुरू हुआ है जिसमें 22% ऑफ अनअकैडमी आपको दे रही है। अनअकैडमी के कई सारे यूपीएससी टॉपर्स ने इस साल एग्ज़ाम को क्रैक किया और अभी 29 दिसंबर से हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं जिसमें हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सभी प्रकार के बैचेस हैं जो कि 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए बनाए गए हैं। ऑप्शनल कार्निवल भी है जिसमें सभी प्रकार के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। साथ ही अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो इसका प्राइस काफ़ी कम हो गया है। ऊपर से 22% ऑफ अभी अनअकैडमी आपको दे रही है और 10% आपको मेरे रेफरल कोड से मिल रहा है टॉप 10। टॉप 10 इज़ माई रेफरल कोड विच विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट। साथ ही 2 जनवरी को 11 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैट होगा। कॉम्बैट एक टेस्ट सीरीज़ है जिसके द्वारा आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है और आपकी फ़ीस काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही 3 टेस्ट सीरीज़ मुरनाल्स मंडे, T20 डेली करंट अफेयर और अभियान डेली स्टैटिक क्विज डेली हो रहा है और इसके लिए अगर आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।